हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी अड्डा। दोस्तों, उस दिन मैंने सेल साइकिल के बारे में सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, बाकी जानकारी आज दूंगी मैं। अच्छा, बात उस दिन हमने बात की थी कि सेल साइकिल किन किन दो फेज़ में बटी होती है। चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आगे का करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सेल साइकिल होती क्या है। तो सेल साइकिल में सेल क्या करती है, सेल डिवाइड करती है, सेल तैयारियां करती है। देखिए, सेल साइकिल किन दो भागों में बटी होती है। एक होता है नॉन डिवाइडिंग फेज, दूसरा होता है डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग फेज और दूसरा होता है डिवाइडिंग फेज। नॉन डिवाइडिंग को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज, और डिवाइडिंग फेज को माइटोसिस फेज, माइटोसिस या फिर मियोसिस। डिवाइडिंग फेज दो तरीके से होता है, माइटोसिस और मियोसिस। इसे हम प्रिपेटरी फेज भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सेल होती है वो डिवाइड होने के लिए पहले से रेडी करती है अपने आप को, उससे जो जो चीज़ें चाहिए उन चीज़ों को वो का फॉर्मेशन करती है। इंटरफेज जो होता है वो 23 हार्ट्स का होता है, और जो ये एम फेज होता है ये सिर्फ 1 हार्ट्स का होता है। अगर अगर सोमेटिक सेल्स है तो उनमें माइटोसिस द्वारा डिवीज़न होगा, और अगर जर्मिनल सेल्स है तो उनमें मियोसिस द्वारा डिवीज़न होगा। इंटरफेज 3 तरीके से होता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। उस दिन हमने सारा पढ़ा था, आज सिर्फ हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। G1 फेज 11 आवर्स का होता है, S फेज 8 आवर्स का होता है, G2 फेज 4 आवर्स का होता है, और M फेज 1 आवर्स का होता है। G1 फेज को हम गैप 1 फेज भी बोलते हैं। गैप बिटवीन M फेज एंड S फेज आप डायग्राम में देख लीजिए, इन M फेज और S फेज के बीच में है ये, इसलिए इसे गैप बिटवीन M फेज एंड S फेज बोलते हैं। प्री सिंथेटिक फेज सिंथेसिस फेज से पहले है, इसलिए इसे प्री सिंथेटिक फेज बोलते हैं। माइटोटिक फेज के बाद आता है, इसलिए पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं इसे। इसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ ऑल सेल ऑर्गेनिल्स। इसमें सारे सेल ऑर्गेनिल्स का डुप्लीकेशन हो जाता है, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड सेंट्रियोल। और क्या होता है इसमें, ऑल प्रोटीन्स रिक्वायर्ड फॉर डीएनए रेप्लिकेशन फॉर्म्ड इन G1 फेज। जितने भी प्रोटीन्स की आगे डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है, सब इसी में फॉर्म्ड हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं एस फेज। एस फेज क्या होता है, इसे बोलते हैं सिंथेटिक फेज। दिस इज बिटवीन G1 एंड G2। ये G1 और G2 के बीच की अवस्था है। इसमें क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। इसमें डीएनए का, इसी अवस्था में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और साथ में हिस्टोन प्रोटीन का भी। रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन साइटोप्लाज्म ओनली इन एनिमल्स। और इसी स्टेज में सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन होता है, लेकिन वो रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होता है। अब देखते हैं G2 फेज। G2 फेज को हम ग्रोथ 2 फेज भी बोलते हैं, गैप 2 फेज, गैप बिटवीन S फेज एंड M फेज। और क्या बोलते हैं इसे, पोस्ट सिंथेसिस फेज, क्योंकि यह सिंथेसिस फेज के बाद आता है। प्री माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज से पहले आता है, इसलिए इसे प्री माइटोटिक फेज बोलते हैं। इसमें देखता है क्या क्या इवेंट होते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। बाकी सेल ऑर्गेनिल्स का जो डुप्लीकेशन होता है वो G1 फेज में हो जाता है, लेकिन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड का G2 फेज में होता है। ये आप बात ध्यान रखिए। लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए और प्रोटीन का लार्ज अमाउंट में सिंथेसिस होता है G2 फेज में। और ट्यूबलिन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, जो कि बाद में स्पिंडल फाइबर बनाने के काम आती है। आइए अब हम देखते हैं एम फेज। ये तो हमने उसमें पढ़ लिया है, इंटरफेस हमने उस दिन अच्छे से पढ़ लिया था, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया है। अब पढ़ते हैं माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज में 2 फेजेस होते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं माइटोसिस फेज का टर्म किसने सबसे पहले लिया था, फ्लेमिंग। द टर्म वॉज गिवन बाय फ्लेमिंग्स। तो फ्लेमिंग ने यह टर्म हमें सबसे पहले दिया था। ये 2 फेज में होता है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 स्टेज होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। और साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस के बाद होता है। चलिए देखते हैं। इन माइटोसिस डॉटर सेल्स आर क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली सिमिलर एज पेरेंट सेल। माइटोसिस में जो डॉटर सेल बनती है वो क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली सिमिलर ही रहती है पेरेंट सेल की, मतलब क्लोन सेल ही बनती है। जैसे पेरेंट सेल में होता है जो डीएनए जीन्स वगैरह, सेम डॉटर सेल में भी वही होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम्स होते हैं। प्रोफेज।
प्रोफेज दो उसमें होता है, अर्ली फेज और अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। देखते हैं अर्ली प्रोफेज में क्या होता है। सेंट्रोल्स मूव्स टुवार्ड्स अपोजिट पोल। जो सेंट्रोल्स है वो अपोजिट पोल की तरह धीरे धीरे मूव करने लगते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबलिन प्रोटीन विच हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस। मतलब अर्ली प्रोफेज में ही ट्यूबलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि हेल्प करता है किस चीज़ में, माइटोटिक स्पिंडल एपरेटस बनाने में। वो किस किस चीज़ से बनता है, सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रेज प्लस स्पिंडल फाइबर। इसमें से सेंट्रियोल दो तरह की रेस को रेडिएट करता है। जो स्मॉल रेज होती है उसे हम एस्ट्रल रेज बोलते हैं, और जो बिगर रेज होती है उसे हम स्पिंडल फाइबर बोलते हैं। एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर मिला के एस्टर बनाते हैं। मतलब इन दो के मिलने से एक एस्टर का निर्माण होता है। सो दैट कॉल्ड एस्ट्रल माइटोसिस इन एनिमल सेल। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो एनिमल सेल में माइटोसिस हुआ उसे एस्ट्रल माइटोसिस कहते हैं। एंड ड्यू टू एब्सेंस सेंट्रियोल, और प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है तो उसके डिवीजन, उस माइटोसिस को हम एनेस्ट्रल माइटोसिस बोलते हैं। चलिए हम देखते हैं पहले आप इसे देख लीजिए, अर्ली प्रोफेज के डायग्राम को देख लीजिए। यहाँ पे देखिए आप, जो ये क्रोमेटिन थ्रेड्स है ये आपस में गुथे हुए हैं, मतलब कोई भी क्लियर नहीं है, आपस में गुथे हुए से हैं। और जो ये सेंट्रियोल्स है धीरे धीरे इनमें थोड़े से वो जो अपोजिट पोल है उसकी तरफ आने लगते हैं ये। अब लेट प्रोफेज में देखिए, लेट प्रोफेज में क्या है, एस्ट्रलेस आर फॉर्म, एस्ट्रलेस बन जाती है। स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म बाय माइक्रोट्यूब्यूल्स, और स्पिंडल फाइबर्स भी बन जाते हैं किसके द्वारा, माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा। और माइक्रोट्यूब्यूल्स किससे बनता है, ट्यूबलिन प्रोटीन से। फॉस्फोरिलेशन ऑफ लेमिन प्रोटीन, फॉस्फोरिलेशन हो जाता है लेमिन प्रोटीन का। लेमिन प्रोटीन दोस्तों जो सेल है, सेल के न्यूक्लियस के को रेगुलेट करने में और उसके काम करने में सहायक होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस आर डिसअपियर, सेल ऑर्गेनिल्स आर डिसअपियर। देखिए यहाँ पे देखिए आप, जो ये अर्ली प्रोफेज में जो ये पूरी सेल मेम्ब्रेन थी, अब ये थोड़ी थोड़ी डिसइंटीग्रेट होने लगती है, टूटने लगती है। और जो ये क्रोमेटिन थ्रेड्स थे ये कंडेंस होने लगते हैं और इंडिविजुअलिटी को दिखाने लगते हैं। मतलब हम गिन सकते हैं कि अब ये क्रोमोसोम है, ये है, ये दिखने लगते हैं हमें अलग अलग। अब इसके बाद लेट प्रोफेज के बाद जो स्टेज आती है उसे मेटाफेज बोलते हैं। उससे पहले क्या होता है देखते हैं, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब क्या होता है, मेटाफेज की ओर जाने के लिए एक तरीके से ये इसमें दिख रहा है कि जब लेट प्रोफेज से नेक्स्ट स्टेप होता है तो वो मेटाफेज में किस तरह का वो दिखाता है। देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पे ये जो स्पिंडल फाइबर है इसमें से रेज निकलने लगती है, ये एस्ट्रल रेज, और ये स्पिंडल फाइबर जो ये क्रोमोसोम है इनसे अटैच हो जाते हैं धीरे धीरे। देखिए क्रोमोसोम अटैच टू द स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर से। ऑल क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर। और जब मेटाफेज आ जाता है तो आप देखिए जो क्रोमोसोम है एक जो बीच की लाइन है या प्लेट है, इक्वेटर है, उस पर अलाइन हो जाते हैं, उस पर लग जाते हैं एक सीधी लाइन में। दिस इज़ द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम लाइक क्रोमोसोम टाइप एंड नंबर। जो मेटाफेज स्टेज है दोस्तों वो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करने के लिए बेस्ट स्टेज है, क्योंकि इस स्टेज में हमें क्रोमोसोम क्लियर दिखाई देते हैं किस टाइप का क्रोमोसोम है। मतलब उसके साइज से हमें पता चल जाता है कि कौन सा है, वी शेप है, एल शेप है, और नंबर पता चल जाता है कि ये कौन से नंबर का क्रोमोसोम है। तो मेटाफेज जो है वो बेस्ट स्टेज है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करने के लिए। मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमेट्स विच हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर। जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम है ये आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, और इनके ऊपर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे काइनेटोकोर बोलते हैं, और ये काइनेटोकोर और स्पिंडल फाइबर आपस में अटैच हो जाते हैं। देखिए स्मॉल साइज डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर।
मैंने अभी बताया ना आपसे कि जो सेंट्रोमियर्स है वो उनसे क्रोमेटिन या क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं और उन्हीं सेंट्रोमियर के ऊपर एक काइनेटोकोर जैसा स्ट्रक्चर होता है जिनसे स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। काइनेटोकोर सर्व एज अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू क्रोमोसोम। काइनेटोकोर जो होते हैं वो स्पिंडल फाइबर को जोड़ते हैं क्रोमोसोम से। वन chromatid of each chromosome is connected by kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore spindle fiber from the opposite pole। मतलब कि जो अगर दो पेयर हैं, दो क्रोमोसोम है ये, तो इनके अंदर क्रोमोसोम तो एक ही है लेकिन ये दो क्रोमेटिड धागे हैं, तो इनके अंदर दो ही काइनेटोकोर होंगे। तो एक तरफ जो काइनेटोकोर है उससे एक तरफ का स्पिंडल फाइबर जुड़ा रहेगा और जो उसका सिस्टर क्रोमेटिड है दूसरी तरफ का स्पिंडल फाइबर उससे जुड़ा रहेगा। दोस्तों ये सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं? एक ही पेरेंट के क्रोमेटिड की दो कॉपी को हम सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं, मतलब एक ही पेरेंट का होता है ये। और होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? जो देखने में सेम हो लेकिन उन्हें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्रोमोसोम बोलते हैं क्योंकि वो अलग अलग पेरेंट का होता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आते हैं मेटाफेज में क्या हुआ। मेटाफेज में आपने देख लिया है कि ये सब इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाते हैं। अब क्या होता है? एनाफेज, स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव एट अपोजिट पोल। एनाफेज में क्या होता है दोस्तों? डायग्राम में देखिए, जो एक लाइन में खड़े हुए थे तो बीच में से क्या होता है? सेंट्रोमियर टूट जाता है। सेंट्रोमियर टूट जाता है तो एक तरफ का जो क्रोमेटिड है वो एक तरफ के पोल पे चला जाता है, दूसरी तरफ के पोल पे चला जाता है। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड सेपरेट एंड मूव, मतलब क्रोमोसोम टूट जाते हैं और क्रोमेटिड जो होता है वो सेपरेट हो जाते हैं और अपोजिट पोल की ओर चले जाते हैं। इफ़ क्रोमेटिड कुड नॉट सेपरेट देन इज कॉल्ड फेलियर ऑफ सेग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम और नॉन डिसजंक्शन आर कॉल्ड एनियोप्लॉइडी। दोस्तों अगर ये मेटाफेज में अलाइन हो जाते हैं और उसके बाद एनाफेज में आके अगर ये स्प्लिट नहीं होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? फेलियर ऑफ सेग्रेशन ऑफ क्रोमोसोम। तो उसके बाद इसकी स्टेज को क्या बोलते हैं? एनियोप्लॉइडी। मतलब इसका एक क्या रिजल्ट होता है कि ये अगर एक ही तरफ चले जाते हैं, फिर ये मतलब एक ही पोल की तरफ चले जाते हैं, दूसरी की तरफ नहीं जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? लास्ट में क्या होता है? दो सेल की जगह एक ही सेल बनती है क्योंकि सारे क्रोमोसोम एक ही सेल में चले जाते हैं। तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं हम? एनियोप्लॉइडी। एनाफेज इज़ द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द साइज ऑफ क्रोमोसोम। और एनाफेज जो है वो बेस्ट स्टेज है साइज, क्रोमोसोम के साइज की स्टडी करने के लिए। अब आता है एनाफेज के बाद टीलोफेज। इस स्टेज में क्या होता है? दिस स्टेज इज अपोजिट रिवर्स या फिर रिवर्स ऑफ प्रोफेज। मतलब प्रोफेज के जस्ट रिवर्स स्टेज है। इसमें जो जो चीज़ें प्रोफेज में हुई थी उसके रिवर्स चीज़ें होती है। क्रोमोसोम डीकंडेंस, उसमें देखिए आप प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस होते हैं, इसमें डीकंडेंस होने लगते हैं। और उसमें क्या होता है? क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है, यहाँ पे क्रोमोसोम से क्रोमेटिन बन रहा है। और क्या होता है? इसमें थोड़ी सी सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है खिंचने लगती है और थोड़ी सी वो आकार चेंज कर लेती है और अंदर का जो इधर क्रोमोसोम गए थे वो सब एक साथ इकट्ठा होके एक उसमें डीकंडेंस होने लगते हैं और दो डॉटर न्यूक्लियाई बना लेते हैं। उसके बाद की प्रोसेस है साइटोकाइनेसिस। ये यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस की हमारा कंप्लीट हो गया क्योंकि दो डॉटर न्यूक्लियाई बन गई हैं, 2 डॉटर। उसके बाद साइटोकाइनेसिस मैंने आपको पहले ही बताया था। एनिमल्स में क्या होता है? बाय फूडो मेथड और प्लांट्स में क्या होता है? बाय सेल प्लेट मेथड। और उसके बाद फूडो मेथड में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पेरिफेरी से सेंट्रल की तरफ आने लगती है, सेंटर की तरफ, और के बीच में से वो टूट जाती है, इस तरह से हो जाती है बिल्कुल।
तो ये फुर्रो मेथड है। और उसमें सेल प्लेट मेथड में क्या होता है, प्लांट में सेल वॉल बनने लगती है केंद्र से पेरिफेरी की ओर, और फिर वो बीच में से टूट जाती है। आप पहली वीडियो देखेंगे और दोनों वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि इससे भी ज़्यादा एक्सप्लेन चीज़ें मैंने उसमें कर रखी है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाता है तो इस वजह से फिर 2 वीडियो में मैंने किया है ये। समटाइम्स क्या होता है, समटाइम्स इन अ सेल कैरियोकाइनेसिस हैपन, मतलब कैरियोकाइनेसिस तो हो जाता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता। तो उस टाइम क्या होता है, एक सेल में मल्टी न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो उस सेल को क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट। मतलब हम कह सकते हैं व्हेन कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस देन सेल कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कोकोनट। प्लांट्स में क्या है, कोकोनट लिक्विड एंडोस्पर्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीनोसेंट्रिक। और एनिमल्स के एग्जाम्पल है स्ट्रेटेड मसल सेल, इसे क्या बोलते हैं हम, सिंसाइसियम। अब हम पढ़ लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मतलब माइटोसिस का अपना क्या महत्व है। When cell growth or cytoplasm increase due to absorption of food, then cell cytoplasm and nucleoplasm index ratio will change और डिक्रीज। जब सेल ग्रोथ करती है और उसका साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है तो क्या होता है, वहाँ पे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बिगड़ जाता है, जिसके कारण सेल को चीज़ें मेंटेन करने के लिए डिवाइड होना पड़ता है। दूसरा क्या है, रिपेयरिंग ऑफ सेल, जो डेड सेल हो जाती है उन्हें नई सेल को बनाने के लिए भी सेल का डिवीज़न होता है। फॉर्मेशन ऑफ जीन्स कैरी इन डॉट, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ जीन्स, मतलब कि एक जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, जो एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचाने के लिए माइटोसिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माइटोसिस के थ्रू सेम इन्फॉर्मेशन, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं डॉटर सेल में। आई होप आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया होगा सेल डिवीज़न। आप अच्छे से देखिएगा, और आपको सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड प्लीज़ एक कमेंट और कर दीजिए, मतलब आपको जो अच्छा लगा हो या जो ख़राब लगा हो वो भी आप कर दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, हम थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे अपने अंदर जो आपको कमी लगी होगी। थैंक यू सो मच।